तो चलिए जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो हमारा चल रहा है अभी, बायोलॉजी क्लास 11th की एनसीईआरटी। तो उसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा। तो आपको जैसे कि पता है कि इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि आप जो है इस एनसीईआरटी को आसानी से इसको समझ सके। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं नीट के रिलेटेड, या अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हो और उसको समझना चाहते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आपको ये लेक्चर सीरीज़ जो है इसको देखना होगा ताकि आपको बेनिफिट मिले। और मेरा काम है आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी देना और आपको समझाना। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अपनी एनसीईआरटी आपको खोलनी होगी और अकॉर्डिंगली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करनी होगी। लाइन बाय लाइन जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे ही आप हर लाइन को पढ़िए और समझिए, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए जी, आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये तीसरा लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर में हम इसकी जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है इसकी जो जो भी नीट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजी 11th की, तो इसमें जो नीट के क्वेश्चंस होंगे वह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो आज हमें पढ़ना है किंगडम प्लांटी से। तो चलिए जी शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटी जो है, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूकेरियोटिक होते हैं, यानी इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स यूकेरियोटिक आपको मिलेंगे। यूकेरियोटिक आपको पता ही है कि वो सेल्स जिनमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी इनके पास जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, दैट इज़ क्लोरोफिल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स कहते हैं। सो प्लांट्स क्या है, प्लांटी किंगडम जो है इसमें प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग बींग्स है जिनके पास एक तो यूकेरियोटिक सेल होती है, दूसरा ये कि इनके पास क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। जो क्लोरोफिल है, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट present in the cells of plants. A few members are partially heterotrophic. कुछ मेंबर्स हैं इनमें जो कि पार्शली यानी हाफ हेटेरोट्रॉपिक है वो। सच एज, इसमें क्या आते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी ये फीडिंग करते हैं अपन इंसेक्ट्स, जैसे कि आपने। और कुछ ऐसे भी हैं जो एक्ट एज पैरासाइट्स करते हैं, ठीक है। ब्लेड वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रेप और एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिचर प्लांट जिसे आप कहते हैं, वो भी क्या है, वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी इनका जो डाइट है दैट इज़ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो पिचर प्लांट, उनके जो लीव्स रहते हैं, ओपन लीव्स रहते हैं और बीच में वो स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जो ही कोई कीड़ा कीड़ा इस इंसेक्टिवोरस प्लांट के करीब आ जाता है और इस पर बैठ जाता है, तो ये जो लीव्स है ये बंद हो जाते हैं। ये लीव्स जो है ये बंद हो जाते हैं और बीच में जो है इंसेक्ट फंस जाता है और फिर उससे ये जो है उसको ये खाते हैं, ठीक है। उससे अपनी फीडिंग जो है, अपने अपने न्यूट्रंट्स जो है हासिल करते हैं ये प्लांट्स, इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और एक प्लांट है जिसका नाम है कस्कूटा, इज अ पैरासाइट, वो एक पैरासाइट है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर। जो प्लांट सेल्स होती है इनके पास क्या होता है, यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर इनके पास होता है, यानी इनकी सेल जो है वो यूकेरियोटिक होती है। विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट इनके पास होता है एंड सेल वॉल। और जो इनकी सेल है, इनकी जो सेल है, उस सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये इनके पास है और क्लोरोप्लास्ट इनके पास है। मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोफिल जो होता है इसमें होता है सेल्यूलोस। सॉरी, जो ये सेल वाल होता है इसमें होता है सेल्यूलोस। जैसे आपने फंजे में देखा, वहाँ पर सेल वाल जो है वो सेल्यूलोस का नहीं बल्कि काइटिन का बना हुआ होता है। तो यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर हम डिटेल्ड पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। प्लांटी इंक्लूड, इसमें क्या आते हैं, प्लांटी में आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं इनके
इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो दो डिस्टिंक्ट फेजेस में कंप्लीट हो जाता है। एक तो होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। यानी इनका जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है वो डिप्लॉयड होता है और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है वो हैप्लॉयडिक होता है। जैसे कि हमने कल भी पहले जो इससे पहले जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया उसमें मैंने बोला कि डिप्लॉयड क्या होता है और हैप्लॉयड क्या होता है। अगर इसको समझना है आपको तो आप फिर से उस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो ये दो फेज इनके लाइफ साइकिल में मिलते हैं, दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। यानी एक जब एक खत्म हो जाता है दूसरा शुरू हो जाता है। द लेंथ्स ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक या हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस होते हैं इनकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट पाए जाते हैं, किस यानी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में जो ये है डिफरेंट पाए जाता है इनकी जो लेंथ है, ठीक है। या ये जो फेजेस है फ्री लिविंग या डिपेंडेंट होंगे अदर्स पे, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। यानी डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट होता है ये। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ आप लाइन बाय लाइन समझे। आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे प्लांट किंगडम को, वहाँ पर किंगडम प्लांटी को, वहाँ पर इसको समझेंगे। इसके बाद है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया जो है इसमें आते हैं हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब हेटेरोट्रॉफिक आपको पता ही है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना फूड तैयार नहीं कर सकते बल्कि ये डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर, और इनकी सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है। ये ट्रू न्यूक्लियस इनके पास होता है। दे आर मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। एंड इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, दे लेक सेल वॉल। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, आपको ये ज़रूरी याद रखना है, ये कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं और ये आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, फॉर फूड। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑफ फॉर फूड। फूड्स पे डिपेंड कर, फूड जो है इनका प्लांट से आता है, चाहे वो डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए। डायरेक्टली मतलब ये डायरेक्ट खा सकते हैं प्लांट को, तो इस तरीके से जो है इनको डायरेक्ट मिलेगी क्या, इनको डायरेक्ट जो है फूड मिलेगा। या उस फूड को कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा, फिर ये उस ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से भी इनको क्या मिलेगी, इनको फूड मिलता है। लेकिन चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इनको फूड जो है कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल केविटी। इनके पास एक इंटरनल केविटी होती है जिसमें इनका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। और जो फूड इनमें बचता है अंदर तो उसको ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे, जब हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, कैसे ग्लाइकोजन बनता है, कैसे फैट्स बनते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ हॉलोजोइक। इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ हॉलोजोइक। हॉलोजोइक का मतलब है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। ये फूड इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। इंजेस्ट का मतलब होता आपने फूड उठाया और अपने माउथ के करीब लिया उसको, फिर आपने क्या उसको किया, इंजेस्ट किया, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। दे फॉलो ए डिफिनिट ग्राउथ पैटर्न ये दिखाते हैं। एंड ग्रो इन एडल्ट्स दैट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। तो ठीक है, देयर जो हमने यहाँ पढ़ा कि दे फॉलो ए डिफिनिट ग्राउथ पैटर्न, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये सर्टन एज तक ग्रो होते हैं, सर्टन एज तक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर ये ग्रो नहीं करते। इसी को बोलते हैं डिफिनिट ग्राउथ पैटर्न। इसको बोलते हैं डिफिनिट दिस ग्राउथ पैटर्न। यानी एक डिफिनिट एज या डिफिनिट साइज तक ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। ठीक है, और फिर क्या करती है, इनकी जो ग्राउथ है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप प्लांट्स में देखोगे, प्लांट्स में क्या होता है, इनडिफिनिट ग्राउथ होती है। इनडिफिनिट ग्राउथ, ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं अप टू देयर डेथ। ये मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं इनमें डेफिनिट ग्राउथ पैटर्न होता है। एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स, और ये ग्रो हो जाते हैं इनटू एडल्ट्स दैट हैव ए डिफिनिट शेप। उनके एक डिफिनिट शेप और डिफिनिट साइज होता है। हायर फॉर्म्स शो इलाबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर फॉर्म्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, उनके पास सेंसरी
और इन न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, यानी उनके पास एक ब्रेन होता है, एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, न्यूरो सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, सेंसरी सिस्टम उनके पास होता है। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर ये क्या करते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन मतलब मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉपुलेशन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होती है वो बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी फिर पहले क्या होता है, मेटिंग होती है, ठीक है, मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ेंगे आगे। फिर क्या होता है, एक जाइगोट बनता है, फिर आगे जाके जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो पेश आते हैं, तब जाके एक जो है एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद फीटस जो है जन्म लेता है। तो डिफरेंट जितने भी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं वो फॉलो हो जाते हैं। साइलेंट फीचर्स इसके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद जो हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है कि वायरसेस क्या होते हैं, वायराइड्स क्या होते हैं, और लाइगन्स क्या होते हैं। लाइगन्स के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि बिठा करने दी है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड वायराइड्स, यानी इसका मतलब है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बिठा करके उसमें इनका मेंशन नहीं किया गया है, किनका, वायरसेस और वायराइड्स का। ये बोल रहा है कि जो वायरसेस है और वायराइड्स है दीज आर एसेलुलर, इसका मतलब है कि विदाउट सेल्स, इनके पास सेल नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, क्योंकि दीज आर एसेलुलर मीन्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर विदाउट cells, these are acellular organisms, means they have no cells, they don't have any cellular structure, ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, ये रेप्लिकेट करते हैं ओनली इन देयर होस्ट, रेप्लिकेट सिर्फ ये रेप्लिकेशन दिखाते हैं, रेप्लिकेट ओनली इनसाइड ए होस्ट, जब इनको होस्ट मिलता है बस उनमें ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायरसेस आर क्या है, ये एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड लाइकन्स, ठीक है, और लाइकन्स को भी इसमें क्लासिफाई नहीं किया गया। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, इनके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी गई है। ऑल ऑफ अस हु सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, आप जब बीमार होते हो ना, तो जब आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है उसी को कॉमन कोल्ड बोलते हैं, फ्लू हो जाता है, now what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition। viruses didn't find, मतलब ये जो चीज़ें हैं किन की वजह से हो जाता है, वायरसेस की वजह से। viruses didn't find place in classification, ये तो हमें पता ही है कि इनकी जगह ही नहीं बनती है क्लासिफिकेशन में, since they are not truly living, ये ट्रूली लिविंग नहीं है, क्योंकि वो भी उसका रीज़न भी बोला कि जब ये होस्ट के बाहर होते हैं तो ये आपको एज जैसे नॉन लिविंग होते हैं वैसे ये भी होते हैं, जो ही इनको होस्ट मिलता है तो होस्ट के अंदर जब ये चले जाते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं, तो उस टाइम हम इनको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, अगर हम ये कहेंगे कि लिविंग वो होते हैं जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है, देन द वायरसेस आर नॉन सेलुलर, वायरसेस क्या है, नॉन सेलुलर, ये सेल के नहीं बने हुए होते हैं, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनके पास क्या होता है, सिर्फ एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल एक वायरस है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसके पास क्या होता है, एक कैप्सिड होता है, यानी बाहर एक कवरिंग, ठीक है, उसमें होता है जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो ये जो है ये एक वायरस है, क्या इसके पास सेल है, नहीं, सेल तो नहीं है ये, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे, वंस दे, एक मिनट, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये भी वायरस का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी वायरस का क्या है स्ट्रक्चर, टोबैको वायरस है ये, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए, ये रहा जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, और कैप्सिड जो है ये प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है, यानी अंदर क्या है, अंदर जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं इधर,
ये आरएनए है, दिस इज़ आरएनए। और बाहर जो आप देख रहे हैं कवरिंग, इट इज़ कैप्सिड। ये कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का। ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है प्रोटीन। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है? ये वायरसेस है। यहाँ पर ये वायरस जो है TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये वाला जो है इट इज़ बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो अब इसके पास भी आप अगर देखोगे ना, हेड है। ये हेड जो है इसको कैप्सिड भी बोलते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। ठीक है। ये सभी स्ट्रक्चर जो इसके पास है, चाहे कॉलर हो, टेल फाइबर्स हो या शीथ हो, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये वायरसेस दे इन्फेक्ट सेल, ये एक लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं और टेक ओवर करते हैं उसकी मशीनरी। जो होस्ट की मशीनरी होती है उसको ये टेक ओवर करते हैं। उसको क्या करते हैं? टेक ओवर करते हैं। तो ये जो इनकी जो होस्ट की मशीनरी होती है उसको ये क्या करते हैं? उस मशीनरी को ये हाईजैक जैसे करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभार जहाज़ जो है हाईजैक हो जाते हैं, उसी तरीके से ये अपने होस्ट सेल को हाईजैक करते हैं, उसकी मशीनरी को हाईजैक करते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक लिविंग सेल है। समझने के लिए मैं यहाँ पर ये बना रही है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को कोई बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब जो इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है इस वायरस के पास, ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालता है। ठीक है। यहाँ पर जो इस बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है उसके साथ इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है रिकम्बिनेंट या इंटीग्रेट हो जाता है। फिर जाके ये इसकी जो मशीनरी है रेप्लिकेशन करने की, यानी नया DNA या जो RNA होगा उसको रेप्लिकेट करने की जो मशीनरी है उसको ये जो है हाईजैक कर लेता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाता है। और इसका कैप्सिड वो बनता है, इसके टेल फाइबर्स वो बनते हैं। फिर जाके क्या होता है? जुवेनाइल जो होंगे, या हम बोलेंगे कि नए बैक्टीरियोफेजेस बनते हैं। फिर ये सेल बर्स्ट हो जाती है, जिसको हम लाइटिक साइकिल बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, फिर जाके नए ये जो बैक्टीरियोफेजेस है ये बाहर आ जाते हैं। जब फॉर एग्जांपल अगर एक ने इन्फेक्ट किया तो मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज अंदर बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर वो और जो होस्ट सेल्स होंगी उनको इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्या करता है, एक वायरस जो होता है, वायरस जो होता है ये अपने इन जो इनके, तो इस तरीके से ये क्या करता है? अपनी होस्ट सेल को हाईजैक कर लेता है और इस तरीके से किलिंग द होस्ट की किलिंग भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि लाइटिक साइकिल होता है। उससे क्या होता है? उससे ये जो लिविंग सेल थी, ये बैक्टीरियल सेल थी, ये बर्स्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इसकी डेथ हो जाती है। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और लिविंग? क्या कहेंगे आप? वायरसेस को लिविंग या नॉन लिविंग? तो हम ना तो इसको कम्प्लीटली लिविंग कह सकते हैं, ना कम्प्लीटली नॉन लिविंग कह सकते हैं। द नेम वायरस, जो वायरस का जो ये नाम है ना, वायरस नाम, ये किसने दिया है? दैट मीन्स, इसका मतलब है विनम। ठीक है। या पॉइजनस फ्लूइड। इट वॉज गिवन बाय पास्चर। वायरस का नाम जो है इट वॉज गिवन बाय पास्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। DJ इवानोस्की 1892 में रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। यानी DJ इवानोस्की ने क्या देखा? इसने देखा कुछ माइक्रोब्स हैं जो टोबैको डिजीज़ जो है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़, ये इनकी वजह से हो जाती है टोबैको प्लांट्स में। टोबैको मोज़ेक डिजीज़ TMV, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो जाती है TMV से। तो इसने देखा कुछ सर्टन माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। दीज वी आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब इनको क्या देखा गया? ये देखा गया कि ये जो है ये स्मॉलर है देन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जितने छोटे होते हैं ना उनसे भी ये छोटे होते हैं। दे पासड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। जो उसके पास उस टाइम DJ इवानोस्की के पास बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स थे ना, तो उन फिल्टर्स में क्या थे? वो छोटे छोटे पोर्स थे। ठीक है। अब उन छोटे छोटे पोर्स से क्या हो जाता था? ये होते हैं, मतलब समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये था बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता था? जितने भी बैक्टीरिया होते थे
जो भी बैक्टीरिया होते थे वो इन बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल ये मैं बना रहा हूँ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया यहाँ से पास नहीं हो पाते थे। लेकिन जब इसने इनमें से किन को पास करने की कोशिश, इन जो मोज़ेक डिजीज़ के इन्फेक्शस एजेंट्स थे, जब उनको इसने यहाँ से पास करने की कोशिश की तो वो पास हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसने बोला कि इनका साइज़ छोटा था बैक्टीरिया से भी। अगर बैक्टीरिया होते तो वो इन पोर्स से पास नहीं होते, लेकिन ये जो थे ये इन्फेक्शस एजेंट्स ये पास हो गए, तो इनका साइज़ क्या है, इनका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा है। ये बोला किसने, डीजे इवानोस्काई ने। उसके बाद M.W. बेजेरिनेक 1898 डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट। इनने क्या लिया, एक एक्सट्रैक्ट लिया। एक्सट्रैक्ट मतलब समझ लीजिए जो इन्फेक्शस प्लांट था उससे इन्होंने मटीरियल ले लिया। ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। यहाँ से एक्सट्रैक्ट लिया, उससे जो है एक इन्फेक्टेड प्लांट था उससे उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर कहीं पर पहली जगह देखता हूँ, होगी हाँ यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई टबैको प्लांट है जिसको डिजीज़ हुई थी, जिसको क्या हुई थी, डिजीज़। तो यहाँ इस डिजीज़ से इन्होंने क्या लिया, इस डिजीज़ प्लांट से इन्होंने एक्सट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, जब एक्सट्रैक्ट ले लिया तो उस एक्सट्रैक्ट को दूसरे टबैको प्लांट पर, उस नए टबैको प्लांट को क्या किया, इससे इन्फेक्ट करवाया। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट से इन्फेक्ट करवाया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा ये जो नया प्लांट था इसमें भी क्या हो गई, इसमें भी डिजीज़ प्रोड्यूस हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो M.W. बेजेरिनेक ने किया। ठीक है, इन्होंने देखा इन्फेक्टेड प्लांट से जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ हेल्दी प्लांट्स में। एंड कॉल्ड, और उन्होंने क्या कहा, इस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडियम, इस फ्लूइड या इस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने नाम दिया। यानी इसका मतलब है इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड, यानी इस फ्लूइड में क्या है, इन्फेक्शस है। ठीक है, इन्फेक्शस है, इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर हमारा हेल्दी प्लांट था उसको डिजीज़ हो गई। उसके बाद जो है M.W. स्टैनली 1935 शोवुड, इसने दिखाया दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकेंगे एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकेंगे, यानी एक एक्सपेरिमेंटल ये होता है, उसकी वजह से इनके क्रिस्टल्स बन सकते हैं। और जो इनके क्रिस्टल्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के। ठीक है, यानी वायरसेस में क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड। जब ये एक स्पेसिफिक होस्ट जो होता है, स्पेसिफिक होस्ट सेल यानी जिसमें ये रेप्लिकेट करते हैं, जब इसके बाहर होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब नॉन लिविंग, या हम बोल सकते हैं इनएक्टिव। जब ये होस्ट के बाहर होते हैं तब ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जो ही इनको होस्ट मिलता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। कल भी मैंने समझाया आपको कि ओब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होता है। वायरसेस क्या है, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। अब ओब्लिगेट पैरासाइट्स हो गया कि वो पैरासाइट जो अपने होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अब क्या वायरसेस ज़िंदा नहीं रहते हैं होस्ट के बगैर, बिल्कुल। जब इनके पास होस्ट होता है तब जाके ये लिविंग बन जाते हैं, जब इनके पास होस्ट नहीं होता है तब जाके ये लिविंग नहीं होते, ये नॉन लिविंग ही होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स के अलावा वायरसेस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। वायरसेस के पास जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल या तो DNA होगा या RNA होगा इनके पास। ठीक है, दैट कुड बी आइदर, या तो ये DNA होगा या RNA। नो वायरस कंटेन्स, यानी ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके पास बोथ DNA एंड RNA होगा। यानी कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास दोनों RNA भी और DNA भी होगा। या तो इनके पास RNA होगा या तो इनके पास DNA होगा। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. यानी ये जो होता है, यानी जो वायरस होता है ये न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। अब न्यूक्लियर प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी वायरस के पास होता है जेनेटिक मटीरियल।
जेनेटिक मटेरियल, प्लस इसके पास होता है प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, प्रोटीन। अब ये जो इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, इसी की वजह से मतलब यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फेक्शन, यानी इसी की वजह से ये रेप्लिकेट कर पाता है, यही ये इंटर करता है अपने होस्ट की बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर हाईजैक करता है होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी को और अपना नंबर इंक्रीज करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रेंडेड, जो वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनके पास क्या होता है, उनके पास सिंगल स्ट्रेंडेड आरएनए होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रेंडेड आरएनए मतलब ये है आरएनए, इसकी सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है आरएनए की। अब आगे पढ़ेंगे हम आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है जो भी वायरसेस किन को इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होते हैं। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे, यानी उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड इस तरीके से आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, या तो उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। यानी डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। या तो उनके पास डीएनए होगा, वो भी क्या, डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा इस तरीके से। आरएनए उनमें क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, जो वायरसेस किन को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को, ठीक है। प्लांट्स का हमने क्या देखा, आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। याद रखना है आपको नाम, बैक्टीरियोफेज जो है ये किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं है, बल्कि वायरसेस का नाम है जो इन्फेक्ट करते हैं किन को, बैक्टीरिया को। यहाँ पर लिखा भी है वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। और यूजुअली ये क्या होता है, यूजुअली ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं, यानी इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोड, जो बाहर इनका प्रोटीन कोड है, जो मैंने पहले भी बोला कि उसका नाम है कैप्सिड। प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, ये जो है ये कैप्सिड है, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। इस प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये कैप्सिड जो है छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है, जिनको कैप्सोमियर्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो टीएमवी में है ना, यहाँ पर ये है कैप्सोमियर्स, ये कैप्सोमियर्स है। ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर होता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, या तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर में होंगे, यानी इस तरीके से, ठीक है, एक मिनट, या तो ये हेलिकल शेप्ड होंगे, इस तरीके से ये अरेंज होंगे, या तो ये पॉलीहाइड्रल जियोमेट्री फॉर्म्स, यानी इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होगी, जैसे कि बैक्टीरियोफेज में है। बैक्टीरियोफेज में आप देखोगे पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म्स, हेलिकल शेप्ड आप देखोगे किस में, टीएमवी में, टोबैको मोज़ेक वायरस में। वायरसेस काज डिजीज, इनकी वजह से डिजीज होती है, कौन कौन सी, मम्प्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, हर्पस हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, बहुत सारी और भी डिजीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर दिया गया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजीज विच आर काज्ड ड्यू टू वायरसेस, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। एड्स जो है ना, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इन ह्यूमन्स इज आल्सो काज्ड बाय वायरस, वो भी वायरस की वजह से ही हो जाता है, HIV की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, या तो मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस में लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो सकता है, येलोविंग हो सकता है लीफ का, वीन का क्लियरिंग हो सकता है, ड्वार्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है वायरस की वजह से। चलिए जी, अब देखते हैं व्हाट आर वायराइड्स, वायराइड्स क्या होते हैं। इन 1971 टी.ओ. डाइनर जो है उसने 1971 में क्या किया, डिस्कवर किया एक नए इन्फेक्शस एजेंट को, दैट वाज स्मॉलर, जो स्मॉलर था वायरसेस से भी, यानी वायरसेस से भी छोटा था, एंड काज्ड उसकी वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ हुई, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि वायराइड्स जो है कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ काज करते हैं, वहाँ पर आपको आएगा वायरसेस, वहाँ पर क्वेश्चन में आएगा वायराइड्स, तो सही ऑप्शन है इसका वायराइड्स,
वायरस को किसने डिस्कवर किया, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। वायरस स्मॉलर देन वायरसेस है या लार्जर देन वायरसेस, ये भी आपको याद रखना है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। अब ये देखा गया जो वायरस होते हैं ये फ्री RNA होते हैं, फ्री RNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके पास प्रोटीन नहीं होता है, यानी प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, RNA होता है, खाली RNA। इसको आप नेकड RNA भी कह सकते हैं, नेकड RNA। It lacked the protein coat and is found in viruses, hence the name viroid. And is found in viruses, ये किन में देखा गया, वायरसेस में, और इनको इसीलिए नाम क्या दिया गया, वायराइड्स। द RNA of the viroid was of low molecular weight। इसका जो वेट है, मॉलिकुलर वेट जिसे हम कहते हैं, वो लो था, कम। उसके बाद लाइकन्स, ठीक है। अब लाइकन्स को पढ़ते हैं। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये दीज आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। वो क्या होती है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, यानी दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और दोनों को क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहने से उनको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। बिटवीन एल्गे एंड फंगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं। अब वो दो दोस्त जो है, जब वो दोस्ती रखते हैं तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से फ़ायदा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये दोस्त A है, ये दोस्त B है। A B को फ़ायदा दे रहा है और B जो है किसको फ़ायदा दे रहा है, A को। ऐसी एसोसिएशन को सिम्बायोसिस कहेंगे। यानी अगर ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या कुछ कोई और, ये भी कोई और ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जब ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, जैसे कि लाइकन्स में, ठीक है। इनमें जो दो ऑर्गेनिज्म्स हैं, एक तो होता है एल्गे, दूसरा होता है फंजी। द एल्गल कंपोनेंट, जो एल्गल कंपोनेंट होता है, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फाइकोबायोट। और जो फंग कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोट, माइकोबायोट। जैसे आप फंग की स्टडी करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइकोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। विच आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोट एंड द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोट। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, यानी ये क्या है, एक तो है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन है, फाइकोबायोट, एल्गी, क्योंकि इसके पास पिगमेंट होते हैं जो जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और दूसरा पार्ट जो है माइकोबायोट, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। एल्गी जो है प्रिपेयर करता है फूड, या ये जो है ऑटोट्रॉफी दिखाता है, फोटोसिंथेसिस दिखाता है, और क्या करता है, प्रिपेयर फूड। अब फंजी इसको क्या फ़ायदा दे रहा है, किसके लिए फूड करता है तैयार, फंजी के लिए। अब फंजी क्या करता है, फंजी प्रोवाइड शेल्टर, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रेंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ये इस एल्गे के लिए एक तो शेल्टर देता है, दूसरा इसके लिए मिनरल न्यूट्रेंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसको देता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप बोलिए एल्गल कंपोनेंट में ये जो है लाइकन्स में एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं और फंजी कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक कौन है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल्गे क्या करता है। एल्गे जो है फूड बनाता है फंजे के लिए, और फंजे इसको क्या करते हैं, शेल्टर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में ये इसको इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सा ए लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन देम, ठीक है। अगर आप देखोगे ना इसको तो आपको नहीं लगेगा कि ये दो ऑर्गेनिजम्स है। लाइकन्स जो है, पहले भी मैंने बोला कि दे आर द वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ठीक है। ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, लाइकन्स क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और अगर एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होगी तो लाइकन्स जो है ना वो ग्रो नहीं करेंगे। लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने जो इस चैप्टर को जी कंप्लीट कर लिया। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और कल जो है इनकी इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन लेक्चर सीरीज़ का बनाना में मोटिव यही है कि आपको समझाया जाए, इजीली आपको समझ में आ जाए, और
सिंपल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूँ मैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और क्या आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है, कैसे लग रही है, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि आपको मेरी लेक्चर सीरीज़ जो है पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, या कहाँ पर आपको लग रहा है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो काइंडली आप कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।